आज का एपिसोड एक अल्टीमेट एपिसोड है। मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। बस शर्त यह है कि लास्ट तक बने रहें। एंजॉय द शो। डायरेक्ट सेलिंग के 90% सेमिनार में बहुत हल्ला होगा, बहुत जोश होगा, बहुत एनर्जी होगी, बहुत पावर होगा और ऐसा लगता है कि अब बस यहाँ से जाने के बाद तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 3 दिन बाद रिकॉर्ड नहीं टूटते। कि मोटिवेशन सिर्फ आपको चीज़ें शुरू करने में हेल्प कर सकता है। सस्टेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन ही चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। मैं इस चीज़ में बड़ा यकीन करता हूँ, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। 4 चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ। एक तो जिस तरह से कई लोग बिना एजुकेशन के इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तीसरी चीज ओवर प्रॉमिस ओवर कमिटमेंट। एंड चौथी चीज, एक बार आदमी जुड़ जाए उसके बाद उसको भूल जाना कई बार। घर परिवार के सदस्यों को सबसे लास्ट में जोड़ो। उनको तो तब तक नहीं जोड़ना है जब तक वो खुद ना कहें यार तू इतना पैसा कमा रहा है, क्या हो गया। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन। एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं जिन्होंने देश और दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन लाखों लोगों में मेरा भी एक नाम है। जी हाँ, ये मिलकर स्वागत करें कोच BSR भूपेंद्र सिंह राठौर जी। आज हमारे मेहमान हैं जिनको 2.7 मिलियन लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, 5 लाख से ज़्यादा फेसबुक और 5 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र सर। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगता है आपसे, जितनी बार मिलते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। हर बार आप एक नया चैलेंज लेके आगे बढ़ते हैं। दैट्स अमेजिंग सर। और वैसे तो सबको ही आपकी ज़रूरत है सर, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 2026 में मैंने एक बड़ा सा गोल सेट किया है एंड दैट इज़ 6 पैक ऐप बनाने हैं। बस सर आप बनाइए और आपका एग्जाम्पल हम शेयर करके दूसरों को बहुत मोटिवेट करेंगे। दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर। पहले तो टाइम निकालने के लिए आपकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और हमारी अचीवमेंट यही है कि आप जैसे लोग हमारे बुलावे से आ जाते हैं तो हमें लगता है कि वी आर सक्सेसफुल। सर आपका ये बड़प्पन भी है और बहुत डाउन टू अर्थ आप रहते हैं। एक बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच। लाइक आपसे मैं बहुत लीडर से मिलता हूँ तो 2 तरह के लीडर्स होते हैं। एक जो हर आदमी से इसलिए मिलते हैं कि उससे कुछ फ़ायदा मिल जाए, और आपका ऐसा मैंने देखा है कि हमेशा एक जेन्युइन कनेक्शन सबसे। ना आपने कभी किसी को ये बोला है, मुझे बोला है कि भूपेंद्र जी आपसे ये फ़ायदा चाहिए, बल्कि जब भी मैं आपके पास आया हूँ मुझे कुछ ना कुछ आपसे मिला ही है। मतलब आपने मेरे ही फ़ायदे के लिए कभी कुछ बात की है। सो दैट इज़ आई थिंक ए जेन्युइनिटी, जिसके कारण सर आप जब भी आपका नाम आ जाता है तो फिर सरेंडर हो जाते हैं हम सब। थैंक यू सर। करेक्ट। आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं सर। मेरा अपना मानना है भुवन सर कि लाइफ से जब रिलेट करते हैं ना लोग, वो मोटिवेशन और एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है। तो आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल। हूँ तो राजस्थान से, एक छोटे से परिवार में, गांव से बिलोंग करते हैं हम। खातोली हमारा गांव है एंड बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड रहा। थोड़ा रिलीजियस भी रहा और राजपूत फैमिलीज़ में क्या है सर, स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो बोली बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट सबको बहुत अच्छा दिया जाता है। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें, राजा महाराजाओं का कल्चर सभी को पढ़ाया जाता है एंड तक। तो हमें पता है कि हमारे फोर फादर्स कैसे थे, उनका रुतबा कैसा था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मरना हो जाता था मतलब। लेकिन एट द सेम टाइम इतने स्ट्रॉन्ग डूज एंड डोंट्स थे कि कभी कभी एक बच्चा सहम सा जाता है। जैसे मैं कुछ भी करता था किसी से बात करने की, तो मुझे बड़ा डर लगता था कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती होते ही परिवार के सभी सदस्यों को लगता था अरे यार इसने तो हमारा नाम खराब कर दिया। तो इतने स्ट्रॉन्ग डूज एंड डोंट्स में ना मेरी पर्सनैलिटी कहीं दब सी गई थी। तो 26-27 ईयर्स तक मैं, जब तक पुणे नहीं गया था, मैं बड़ा शाय और ऐसा था। बट शायद कहते हैं कि 80% डेस्टिनी भी आपके साथ काम करती है। तो मुझे अच्छे टीचर्स पुणे जाने के बाद मिले। तब तक मैं IT कंपनीज में जॉब कर रहा था। बहुत स्ट्रगल से, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो आई लर्न इंग्लिश इन 3 months। ये बहुत मेरे लिए इंस्पायरिंग रहा। जब जॉब के सारे रास्ते बंद हो गए थे, अजमेर से कैसे निकलें बाहर, तो इंग्लिश सीखी और फिर दिल्ली में आके गुड़गांव में कन्वर्जेस में जॉब की। और यहाँ से फिर मैं 1 साल थोड़ा बहुत खुलने लगा था एंड फिर मैं पुणे गया। वहाँ जाके मुझे किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो। अब मैं IT का बंदा, कंप्यूटर चला रहा हूँ, मुझे एकदम से किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो। मैंने कहा इसका मेरे क्या काम। लेकिन जिनसे मैंने बात की उन्होंने कहा जो बोल सकता है वो रूल कर सकता है। शुरू से छोटे थे तब से ऐसे कभी कभी लगता था, कभी कभी है ना, एक किसी को टीवी पे देखते काश हम भी आ जाएं, कभी किसी को किसी सेलिब्रिटी के साथ देखते तो कैसे मिलेंगे इनको, कभी विदेश जाते हुए, विदेश जाना तो बहुत बड़ा सपना होता था। पहली बार हवाई जहाज में बैठना बहुत बड़ा सपना होता था। तो किसी ने कहा जब आप ये बोलना सीख जाओगे ना, आप किसी भी फील्ड में जाओ टॉप पे रहोगे।
मुझे बात पता नहीं क्यों समझ में आ गई और मैंने पब्लिक स्पीकिंग को पकड़ लिया सर। मैं 3-4 महीने दिन रात पब्लिक स्पीकिंग करता। लोग, मेरे टीचर कहते थे 1 मिनट की स्पीच देनी हो तो 100 मिनट की तैयारी और 100 मिनट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं लिटरली रात को, दिन में क्लास तो 2 ही बार होती थी हफ्ते में, कभी पब्लिक स्पीकिंग, उसमें भी कभी गोल सेटिंग, कभी टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता था, सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन होता था। बट ये एक नई दुनिया मुझे मिली और इस दुनिया से मुझे अपनी रियल खोई हुई पर्सनैलिटी मिली सर। अब मैं इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होने लग गया। अब मुझे शर्म आना कम हो गई। अब मैं रोड पे खड़े होकर डांस कर लेता। मैं एक फ्री हग्स की कैंपेन करता था जिसमें पोस्टर बना लेता था और रोड पे खड़ा हो जाता था 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पूना में MG रोड पे मेरे 4-5 दोस्तों के साथ, और हम अनाप शनाप लोगों को ऐसे ही हग करते थे। तो कई बार तो ट्रैफिक जाम हो जाता था। पोस्ट पे क्या लिखा रहता था? फ्री हग्स, जादू की झप्पी, बस वो मुन्ना भाई वाली सर। हाँ। एंड कई लोग हमें बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बट इतना ट्रैफिक हो जाता था कि फिर पुलिस वाले हमें भगाना पड़ता था उनको। तो ऐसा हमने 3-4 साल किया, फिर थोड़ी शर्म सी आने लगी, फिर थोड़ा रोक दिया उसको। लेकिन वहां से एक इंस्पिरेशन मिली कि लोग मुझसे इंस्पायर होने लग गए थे कि यार भूपेन जी आप बड़े पॉजिटिव रहते हो। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं एक दिन ट्रेनिंग में आ जाऊं। और ये भी एक बड़ा अच्छा सा किस्सा है। संतोष नायर जी एक बार लिफ्ट में मिले और उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में एंकरिंग करते हुए देखा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा छोड़ो नहीं IT वाईटी क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ ट्रेनिंग में, हमारे साथ आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा इनको मेरे अंदर ट्रेनर दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखा। मैं फिर सीरियसली लेने लग गया ट्रेनिंग को और मैंने जॉब छोड़ के ट्रेनिंग में आया। ट्रेनिंग में आने के बाद अब असली आटे दाल का भाव पता लगा सर कि अपने आप को खड़ा करके कौन आपको पैसा देगा, कौन सी कंपनी को आप अप्रोच करो, आपको क्यों सुनेगा कोई, आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं, आपको सिर्फ 2 कंसेप्ट आते हैं जो तो हर बड़े आदमी को आते ही थे। तो बहुत ही चैलेंजिंग बैकग्राउंड रहा। फिर पहले कहा कि चलो इंग्लिश अपन ने बेसिक से सीखी है तो वो लोगों को सिखाते हैं। फिर थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग सिखाया, इंग्लिश सिखाया, छोटे छोटे बैचेस बनाए, छोटा सा रूम किराए पे लेके, एंड वहाँ से फिर सर शुरुआत हुई। फिर एक मुझे पार्ट टाइम किया, जॉब के साथ साथ में किया या जॉब रिजाइन? 1 साल जॉब के साथ साथ किया। 2009 से 2010 तक जॉब के साथ साथ किया। 2010 में मुझे ये विश्वास हो गया था कि जॉब की सैलरी तो मैं कमा लूंगा। क्या एज थी आपकी जब मैं आपने उस समय साथ 27 ईयर्स का, हाँ 27-28 के आसपास। एंड चैलेंजेस बहुत बड़े थे। मेरे फादर ने कहा कि बेटा तेरे से शादी कौन करेगा अगर तू जॉब छोड़ देगा तो, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी में नौकरी नहीं है मतलब शादी नहीं है। या तो आपका ऐसा बिजनेस हो जो सबको पता है कि आप अमीर हो, नहीं तो आपका बिजनेस है लेकिन नौकरी नहीं है ना आपके पास, तो आपको कोई वैल्यू नहीं करते, और सरकारी नौकरी है तो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। तो ऐसा वाला बैकग्राउंड था सर। लेकिन मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा देखो मैं 1 साल से ज़्यादा समय अब नहीं ले सकता। मैंने कहा वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, शादी नहीं होगी, वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, थोड़ा लोन चढ़ जाएगा। मैंने कहा मैं सारे वर्स्ट के लिए तैयार हूँ। तो मैं लोगों को ये मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहो तो अपने आप को वर्स्ट के लिए तैयार कर लो। और अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ जाए कि वर्स्ट को मैं झेल लूँगा, फिर अपना बेस्ट देने लग जाओ। तो मैंने यही सोचा कि ज़िंदगी भर मलाल नहीं रहेगा, 1 साल दिन रात करके देखते हैं अपने लिए काम। दूसरों के लिए 30,000 कमा रहे हैं, अपने लिए 30,000 कमाने की कोशिश करते हैं। 30 कमाएंगे, 10 कमाएंगे, 5 कमाएंगे, 15 कमाएंगे, जो कमाएंगे खुश रहेंगे एटलीस्ट। ज़िंदगी में कभी मलाल नहीं चाहिए। बस मैं कूद गया सर। फिर पिताजी को भी बड़ा बुरा लगा, मेरी उनकी बात मैंने नहीं मानी तो। लेकिन चीज़ें अनफोल्ड होती गई, उतार चढ़ाव। 3 मेजर डाउनफॉल्स आए सर जी। पहला मेजर डाउनफॉल था 2013 में, मेरी पूरी टीम छोड़ के गई थी। वो भी क्या हुआ था, 2010 में मैंने शुरू किया, मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग नहीं आती थी, तो एक अच्छे सेल्समैन को अपने साथ लिया। मैं 20,000 कमा रहा था, उसको 85,000 की सैलरी पे लिया, क्योंकि मुझे पता था सेल्स और कोई मुझे सिखाएगा नहीं। उस समय ऐसा माहौल था सर, किसी भी ट्रेनिंग कंपनी को आप अप्रोच करते हो, उनकी सेल्स ट्रेनिंग होती थी, तो वो अगर उनको पता चल जाता था ना कि आप ट्रेनर बनने वाले हो, तो वो आपको नहीं लेते थे। मैंने डेल कार्नेगी की कंपनी में भी उनका जो 7 हैबिट्स का आइकॉनिक प्रोग्राम होता है उसके लिए अप्लाई किया, उसके लिए उनको पैसे भी भेजे, उन्होंने रिफंड कर दिए सर वापस। उन्होंने कहा नहीं सर, आप तो ट्रेनर हो या आप ट्रेनर बनने वाले हो, आपको नहीं सिखाएंगे। तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा एक ऐसे बंदे को लाते हैं जो ऑलरेडी सेल्स में है, बट वो भी 60,000 कमाता था, और उसने सीधा मुंह खोला कि मैं तो 85 लूंगा आपके पास आऊंगा। तो मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आई कि मेरा PF का 2 लाख रुपए आने वाला था। मैंने कहा इसको दे देंगे, 3 महीने में
या तो ये परफॉर्म करेगा या फिर 3 महीने से ज़्यादा मैं भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कमिट कर दिया। लेकिन अच्छा ये रहा कि उसके साथ मैं उठना बैठना सीख गया, कॉर्पोरेट्स में जाना सीख गया, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ईमेल करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने 3 महीने में सीख ली। और वो लड़का भी अच्छा था, उसने अच्छा काम किया। फिर उसके बेस पे उसने एक दिन ब्लैकमेल किया कि नहीं भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा, या तो कंपनी में पार्टनरशिप दो। तो मैंने एक 2 लाख रुपए पर मंथ का एक और उसका बड़ा भाई ला के बिठा दिया। तो ऐसे करके हमने बड़ी कंपनी में एक अच्छी टीम बनाई। और पता नहीं भगवान जब हिम्मत करते हो ना आप तो साथ देता है। तो मेरे पास मेरे एक दोस्त भी साथ आ गए, उन्होंने कहा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने 70-80 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। मेरी 3 साल की मेहनत रही और हमने 26 लोगों की एक टीम बनाई। हमारे पास 150 से ज़्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट थे। हमने बिजनेस कोचिंग भी शुरू कर दी। उस आदमी ने एक दिन टेबल पे बैठ के हमें ब्लैकमेल किया कि कंपनी में 33% दो, नहीं तो मैं सारी टीम को लेके दूसरी कंपनी बना रहा हूँ। हमने कहा भाई ये तो नहीं करेंगे हम। उसने बना दी और लिटरली एक ही दिन में 26 लोग सारे चले गए। एक ऑफिस बॉय बचा और एक लेडी जरूर ट्रेनर थी, वो बची। अच्छा। वो दोनों के अंदर ईमान था, बाकी सब चले गए। मैं अकेला बैठ के रो रहा हूँ। मैंने कहा क्या करेंगे अब। एंड उस समय कहते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है ना, तो एक कहानी जो आप अपने आप को सुनाते हो ना, बस वही मैटर करती है। 3 दिन 4 दिन तो मैं रोया कि बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। 5वें दिन मैंने कहा बुरा तो हो गया लेकिन कमाना तो है। 5वें दिन मैंने अपने आप को कहानी दी सर। मैंने कहा मान लो ये सारे लोग एक बस में ट्रैवल कर रहे होते और बस खाई में गिर जाती, अब मैं क्या करता। मैं ये कहता कि मेरा बुरा हो गया, नहीं, मैं शायद रोता परेशान होता, लेकिन मैं फिर ये मेरे मन में नहीं आता कि उन्होंने चीटिंग करी है। मैं उसके कारण अपने आप को तोड़ता नहीं। तो मैंने कहा सब मर गए, अब मुझे तो सिर्फ काम करना है। मैं पूरे पैशन से काम किया और उसी समय मिरेकल होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को 99% आपका मैजिक चल रहा है, लॉजिक तो सिर्फ 1% काम कर रहा है सर। उस सिचुएशन में लॉजिकल मेरे साथ हो ही नहीं सकता था कि मैं कर लूं। जैसे ही मैंने अपने आप को ये कहानी दी, मेरे पास एक कॉल आया, हे भूपेंद्र 250 HR प्रोफेशनल्स का मीट है, हमने जिस स्पीकर को बुलाया था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पा रहे, कल ही प्रोग्राम है, क्या आप अवेलेबल हो। मैंने कहा यस। मैंने वहां जाके टॉक दी और उन 250 में से 10 HR वालों ने मेरे को काम दे दिया। उनमें से मोबिया इंजीनियरिंग सबसे बड़ी कंपनी थी जिसने 5 लाख का मुझे जॉब दिया उस समय। मतलब उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग मेरे साथ 5 लाख रुपए में क्लोज किया। एंड आई वाज लाइक वाह मिरेकल। मतलब जो बिजनेस ये इतनी बड़ी टीम लाती थी वो मैंने अकेले ने अगले दिन मिरेकल के बेस पे आया। इसीलिए सर मैं हमेशा बात करता हूँ, मिरेकल्स होते हैं तब होते हैं जब तब आप अपनी डर, शंका, चिंता, परेशानी, नेगेटिविटी को छोड़ के आप अपने सपने की तरफ कदम उठाने लग जाते हो पॉजिटिविटी के साथ, पावर के साथ। बहुत बड़े मिरेकल्स होते हैं। मेरे साथ वो पहला ट्रेजेडी था और उससे मैं ऐसे बाहर आया सर। सेकेंड ट्रेजेडी मेरे साथ हुआ उसी के अगले साल। मैंने कंपनी वापस बिल्ड की, सब कुछ हुआ, एक और पार्टनर लिया, थोड़े पैसे वैसे जुटाए। एंड अगला पार्टनर कहता है मैं आपको मार्केट नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम तो सिर्फ कंपनी मार्केट करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका चेहरा मार्केट होगा तो हमारे क्या औकात रह जाएगी, हमारी क्या बिसात रह जाएगी, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। मैंने कहा ये ट्रेनिंग कंपनी है, यहाँ फेस चाहिए। बोलते नहीं हम नहीं देंगे। मैंने कहा रखो अपनी कंपनी में, बाहर जा रहा हूँ। आई लेफ्ट माई ओन कंपनी सर। मैंने चैलेंजिंग होराइजन करके कंपनी बनाई थी। पहले वो प्रोप्राइटरी थी, फिर उसको 2010 में प्राइवेट लिमिटेड किया, उसमें एक पार्टनर लिया, फिर 2013 में दूसरा पार्टनर लिया, 2014 में मैंने उसको कंपनी को छोड़ दिया। मेरे पिताजी ने कहा तेरी कंपनी है, तू क्यों छोड़ रहा है, उनको बाहर निकालो। मैंने कहा नहीं, उनसे लड़ने के चक्कर में 1 साल 2 साल चला जाएगा, मेरे पास लड़ने का समय नहीं है। तो दूसरा मैसेज इस स्टोरी से मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ, लड़ने में समय मत बिताओ, क्योंकि लड़ने में जो 1 साल 2 साल 4 साल चले गए ना, वो वापस कभी नहीं आएंगे। उस सिचुएशन में अगर मैं उनसे लड़ के अपनी कंपनी छीनने की या बात करता, 1 साल वैल्यूएबल 1 साल चला जाता। उसी 1 साल में मैंने बिजनेस कोचिंग शुरू करके बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, बहुत अच्छा नाम भी कमाया। तो आई थिंक द एनर्जी कंजर्वेशन का मुझे यहाँ पे रूल समझ में आया। तीसरा सर मुझे सेटबैक मिला जब 2017 में मेरी टीम के 2 लड़के जो मेरे खास दोस्त थे, बचपन से मेरे साथ पढ़े हुए थे, उनको मैंने लिया था और किसी जेलसी के कारण या पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, उन्होंने अचानक से गायब हो गए, काम करना बंद। फिर 1-1.5 महीने मैंने चेज़ किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर हम काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ अच्छा बिजनेस किया था, उसका करीब 80-90 लाख रुपीस मार्केट से आना था, उसमें उनका कमीशन था करीब 3-4-5 लाख रुपए के आसपास, बाकी सारा पैसा मेरा था। एंड वो पैसा उन्होंने मेरे को ब्लैकमेल किया कि आप तो हमें पहले दो एडवांस। मैंने कहा देखो मार्केट से आपको लाना है, आपके छोड़ने के कारण मेरा भी अटक गया है, अब कोई बात नहीं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मुझे ट्राई करने दो। उन्होंने तो सब्र दिखाया नहीं, ब्लैकमेल करना शुरू किया कि आपका नाम खराब कर देंगे, ये कर देंगे। और उसी समय मैं एडवेंचर हूँ तो सर मैं अरुणाचल चला गया था माउंटेनियरिंग के कोर्स करने, बेसिक और एडवांस।
जब मैं वापस आया तो मेरे सारे कस्टमर्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। जिन कस्टमर्स के लिए मैंने जान दी थी, जैसे आज मेरा और सुरेंद्र सर का इतना प्यारा रिश्ता है और कोई सुरेंद्र सर को आके बोल दे मेरे बारे में कुछ गलत और सुरेंद्र सर कल से मेरे से बात ही ना करे, अच्छा भूपेंद्र इतना गंदा है क्या? लेकिन सुरेंद्र सर का और मेरा रिलेशन अच्छा है तो उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए कि यार ऐसा बात सुना है, क्या बात है, ये सच है या नहीं है। लेकिन मेरे कस्टमर्स ने, उनका फ़ायदा ये था कि उनको मेरा 90 लाख रुपए देना था, वो नहीं आया। अलग अलग कस्टमर्स के पास, किसी के पास 50,000। मैं कस्टमर्स के पास जाता, वो प्यार से कहते सर 2 महीने और दे दो, 4 महीना। तो मैंने कहा अच्छे लोग हैं, आ जाएगा पैसा। मैंने बैंक से लोन ले लिया क्योंकि खर्चे तो चलाने थे। अब वो लोन भारी पड़ गया, इधर से ये पैसा नहीं आया, इधर से बैड माउथिंग हो गई, बिजनेस आना बंद हो गया। एंड आई डिसाइडेड वन थिंग, मैंने कहा अब मैं इस इंडस्ट्री में बिजनेस मांगने कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं पूरे इंडिया में चाहूँगा। मैंने उसी क्षण डिसीजन लिया, मैंने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद से आज तक मैं वहाँ नहीं गया सर बिजनेस लेने के लिए। उसके बाद पता नहीं भगवान ने फिर साथ दिया मेरा, ऑनलाइन चीज़ें चालू हो गई। ऑनलाइन चीज़ें चालू हो गई तो ऑनलाइन से ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं किसी के पास जाने की और हाथ फैलाने की। सो मैं इस चीज़ में बड़ा यकीन करता हूँ, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। उसके तरीके अलग हैं सर, भगवान के तरीके अलग हैं। इसीलिए आजकल मैं बहुत बात करता हूँ स्पिरिचुअलिटी पे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी पे, सरेंडर भाव पे, अपने आप को पूरी तरह से भक्ति मार्ग पे लगाने पे। ये सब चीज़ें इंसान को लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं सर। हम कहें नहीं हमारा स्ट्रैटेजी अच्छा है, कई लोगों के पास स्ट्रैटेजी अच्छा है, कई लोगों के पास एफर्ट्स अच्छे हैं, हार्ड वर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सर नहीं पहुंच पाते हैं। पता नहीं कितने ही नेटवर्क मार्केटिंग के लोग सुरेंद्र वत्स सर बनना चाहते होंगे, लेकिन सब कुछ होगा उनके पास, सारी चीज़ें उन्होंने आपसे सीख ली होंगी, वो करने को भी तैयार होंगे, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहे होंगे। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, कोई तो डिवाइन कनेक्शन है, कोई तो डिवाइन पावर है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो क्या माने, वो फिक्स है या उसको चेंज किया जा सकता है? उसको चेंज किया जा सकता है सर। मैं आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा बिजनेस 2013 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो ही नहीं रहा था। पता नहीं, हमने सब कुछ ट्राई किया और बिल्कुल इट वाज नॉट वर्किंग। अब जब मैं सब करके हार गया, मैंने टीम चेंज कर ली, टीम को टारगेट देके देख लिए, मोटिवेट करके देख लिया, पनिश करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। मैं खुद टीम की जगह बैठ के खुद डायरेक्ट कस्टमर से बात करना शुरू किया। जब कुछ नहीं हुआ तो 2 मई के दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा क्या किया जाए। अचानक से थॉट आया, कल शनिवार है, चलो सुंदरकांड करते हैं। टीम के साथ ऐसे ही चर्चा हो रही थी। तो 3 मई के दिन मैंने सुंदरकांड का पाठ किया मेरे घर पे अजमेर में। 3 मई 2023, अच्छा 2023। जैसे ही हमने सुंदरकांड का पाठ किया, मई के महीने में मेरा सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ। जो भी मेरे 4 महीने में लॉसेज हुए थे, सब रिकवर हो गए एक ही महीने में, अनएक्सपेक्टेडली। उसके बाद के 4 महीने 5 महीने बहुत अच्छे गए एंड वी अर्न द मैक्सिमम मनी इन दैट। अब होता क्या है कि जैसे ही हमें सफलता मिल जाती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख आया तो हम भूल गए भगवान को। अगला साल फिर ये कहानी रिपीट हुई, जून 2024 फिर से ऐसा हुआ। मैंने दिल्ली में तालकटोरा में 3 इवेंट किए थे। एक आपके साथ सबसे पहले आया था मैं, उसके बाद मैंने अपने पर्सनल 2 इवेंट किए थे, सब में ऑडियंस 3000 के ऊपर था सर। चौथा इवेंट जो हमने 30 जून को किया था 2024 में, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन थे। लेकिन उसमें हमारे पास 30,000 रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी सिर्फ 600 लोग आए। अच्छा। जबकि हमारा रेशो फिजिकल इवेंट का आज तक भी ऐसा है कि अगर 3000 रजिस्ट्रेशन है तो 300 लोग, और 30,000 रजिस्ट्रेशन है तो 3000 लोग। तो हमें एक्सपेक्टेशन थी 4000 लोग आने की, बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ, 600 लोग आए। मेरा पूरा 40-50 लाख उस इवेंट को प्रोड्यूस करने में जो था बिल्कुल ज़ीरो हुआ। उसके बाद हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच शुरू हुआ, तो उसमें भी जो लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए था वो नहीं आया। हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और हुआ भी बहुत अच्छा नुकसान था। ऐसे 6-7 इवेंट और हो गए थे 3-4 महीनों में जी। करीब 12 जुलाई 2024 को हम बैठे। मैं सुबह सुबह उठा, मैंने कहा ये रोने का काम नहीं चलना है। सारी टीम को ऑनलाइन जूम पे लिया। मैं दिल्ली में ही था, साधना टीवी से हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कर रहे थे वहाँ के ऑफिस से। एंड जब हमने टीम से बात की तो मैंने कहा मुझे एक भी बुरी चीज़ मत बताओ, मुझे बताओ 1 साल में हमारे साथ अच्छा क्या क्या हुआ है। सर हमने सारे अच्छे पॉइंट्स लिखे और 108, मैंने कहा छोटी ही कोई चीज़ है, कोई हमने एक माइक्रोफोन भी खरीदा है तो वो बताओ, अच्छा क्या हुआ वो बताओ। हमने 108 छोटे मोटे बहुत सारे पॉइंट्स निकाले सर। एंड उस दिन से, और उसके बाद हमने सबने बैठ के सुंदरकांड किया। उस दिन से जो एनर्जी पलटी सर, जुलाई अगेन वी रिकवर्ड ऑल द लॉसेज विच वी मेड इन जून, एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
तो जब मैंने ये 2-3 बार ऐसा पैटर्न अपने देखा तो मैंने कहा सुंदरकांड को नहीं छोड़ना है। तो अब हमारा प्रण है इस साल और अगले साल में हम मिलके 1008 सुंदरकांड के पाठ करेंगे। हमारी कम्युनिटी में हर सैटरडे को, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फ्लाइट में हूँ, हमारी कम्युनिटी में सुंदरकांड का पाठ होता है, हर सैटरडे को होता है। और अब तो हम एक लेवल आगे जाते हैं, जैसे किसी भी सिटी में मैं जाता हूँ तो मेरे जितने भी मिलने वाले लोग हैं, सर आओ घर पे आके जाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी भी घर जाना, टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने एक ही चीज़ कह दी है, मैंने कहा सुंदरकांड का पाठ ऑर्गेनाइज करो, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन मेरा सुंदरकांड का तरीका वो नहीं होता कि मंडली बुलाएं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंडली बुलाने में फिर वो सारा गीत गाना ही हो जाता है जी। तो हमारा रहता है ऑनलाइन हम सुंदरकांड मतलब इंटरनेट से बजा के कर लेंगे 1-1.5 घंटे में, और उसके बाद आधा घंटे का पहले टॉक, आधा घंटे का बाद में टॉक। और उससे सर इतनी हीलिंग हो रही है लोगों की, इतनी क्लैरिटी हो रही है। तो अभी तक आज जब मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, कल रात को हमारा एक सुंदरकांड का पाठ था हमारे दिल्ली में एक पार्टिसिपेंट के घर पे, एंड वी हैव डन अराउंड 53। 108 की जर्नी अभी काफ़ी लंबी है। तो अगर कुछ लोग जुड़ना चाहें इस जी। प्रोग्राम से ऑनलाइन, सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं? हाँ सर, मेरे सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए रहें, इंस्टाग्राम वगैरह पे हम लोग कभी कभी पोस्ट करते हैं, और आप जब जुड़े हुए रहेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। राइट, ग्रेट। इत्तेफाक से कल हमारे यहाँ भी घर पे सुंदरकांड का पाठ रहा है। और आजकल भजन कल्बिंग का भी एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, इसको जी। किस रूप में देखते हैं आप? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान ने मेरा कॉन्सेप्ट किसी और को दे दिया है। भजन के ऊपर सर आप कभी भी देखिएगा, फिल्मी गाने बजाइए और बहुत डांस कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। राइट। लेकिन वही भजन बजा के कीजिए, आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा, आपको आत्मिक शांति मिलेगी। दूसरी चीज़, जैसे हम जाते हैं, मैं मतलब कॉल सेंटर में रहा, आईटी में रहा, तो मैं भी काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह में उस समय गया हूँ लोगों के साथ। एंड अभी भी कभी विदेश वगैरह जाते हैं, दोस्त वगैरह कहते हैं चलो एक बार क्लब में चल के आते हैं। तो मैं जब क्लब वगैरह में कभी भी गया तो मैंने देखा कि लोग नाच रहे हैं, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, मैंने कहा क्यों ना कीर्तन कैफ़े हो, क्यों ना भजन कैफ़े हो। ऐसे ही लोग आएँ, अपने पूरे परिवार के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बूढ़ों के साथ आएँ, क्योंकि वो क्लब्स की एक लिमिटेशन है कि वहाँ आप बच्चों को नहीं ले जा सकते, वहाँ बुजुर्गों को नहीं ले जा सकते, वहाँ माता पिता को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा क्यों ना फैमिली के ऐसा कॉन्सेप्ट हो। और अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा चालू होने लग गया है सर, कई लोग कर रहे हैं ये, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। तो कहते हैं कि एक तरफ दुनिया में बहुत बुराइयां बढ़ रही है, जैसे आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ फॉलो की हो तो एप्स्टिन फाइल करके एक फाइल आ रही है, जहाँ एप्स्टिन करके यहूदी एक था जो इज़राइल का बंदा था, वो इज़राइल का जासूस था, उसका एक ही काम था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को या राजनेताओं को फंसाना। उनके जैसे उसकी फाइल में नाम है माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे ताकतवर लोगों को वो फंसाता था। उसने एक बहुत प्राइवेट 10 स्टार आइलैंड बनाया, उसमें वो इन लोगों को बुलाता था और वो क्या करवाता था, 13 साल, 12 साल, 10 साल की बच्चियों से लेके 15 साल तक की बच्चियों को, 17 साल तक की बच्चियों को किडनैप करवाता था और इन लोगों के सामने परोसता था। एंड दे यूज्ड टू रेप देम, हैव अनयूजुअल एक्टिविटीज़ देम, एंड एक नेक्स्ट लेवल की चीज़, इनको मारते थे या इनको पीड़ा देते थे। और इसका रीज़न क्या थे कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा पेन में होता है या तकलीफ़ में होता है तो उसके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। कहते हैं कि उसको कंज्यूम करने से आपकी उम्र बढ़ती है या आप यंग दिखते हो ज़्यादा। तो ये लोग उन बच्चों को टॉर्चर करते थे। कहते हैं कि उनको उल्टा लटका के खोपड़ी में छेद करके उनका कई बार ब्लड पीते थे या कैनिबलाइज। 2009 में एक लड़की ने चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को कहा था कि ये अमीर लोग बच्चे का मांस खा रहे थे। लेकिन अब खैर इतनी सारी, इसके ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ, करीब 3 लाख पेजेस की रिपोर्ट अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रकाशित की है, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो कि उसके साथ संपर्क में थे। और उसके कारण इजराइल, अमेरिका और इन सबको ब्लैकमेल करता था, और दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल वर मूविंग अहेड विद दैट। आप देखना इसके बारे में थोड़ी सी। अब मैं कहूँगा एक तरफ इतनी हैवानियत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप धर्म भी बढ़ रहा है। कई लोग धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मंदिरों में भीड़ उतनी ही बढ़ रही है। पहले केदारनाथ जाने में लोग घबराते थे, लेकिन आज केदारनाथ के रास्ते पे आप जाओ, हज़ारों लोग वहाँ तक चढ़ने में, वैष्णो देवी, खाटू श्याम जी। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है, जितना धर्म बढ़ रहा है उतना अधर्म बढ़ रहा है, जितना अधर्म बढ़ेगा उतना धर्म बढ़ेगा, जितना डार्कनेस है उतनी लाइट आएगी, जितनी लाइट है उतनी डार्कनेस आएगी, जितनी ठंड पड़ेगी उतनी गर्मी बढ़ेगी। एंड दिस इज ऑल द इम्बैलेंस विच इज़ गेटिंग क्रिएटेड। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि
अध्यात्म से थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। इसलिए जुड़ना पड़ेगा क्योंकि 10-20 हज़ार 50 हज़ार सालों से जब से मनुष्य आया होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कोई कहता है भाई 10,000 साल से, कोई कहता है 50,000 साल से, कोई कहता है 5 लाख साल से, जब से मनुष्य है सर, देखिए इतने हजारों सालों में इम्बैलेंस नहीं था। जनसंख्या का इम्बैलेंस नहीं था इतने हजारों सालों में, प्रकृति का इम्बैलेंस नहीं था इतने हजारों सालों में, पोल्यूशन नहीं था इतने हजारों सालों में, ऑक्सीजन का लेवल या AQI वगैरह की कोई बात ही नहीं होती थी इतने लाखों सालों में। लेकिन ये पिछले 50-100 सालों में क्या कर रहे हैं हम? जितना डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन, जितना डेवलपमेंट उतना ही डिस्ट्रक्शन। सो कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस। आप एक चीज की ज्यादा डिजायर करते जाओगे, दूसरी चीज घटती जाएगी। तो अल्टीमेटली जहां आज एक आदमी कहता है दिन रात पैसा पैसा पैसा, मुझे जल्दी पैसा मिल जाए, मेरे पास ये बड़ी कार आ जाए, बड़ा घर आ जाए, मैं कहता हूं जितना उसको पैसे की डिजायर है ना, उतना ही उसको स्पिरिचुअलिटी भी अपनी जिंदगी में बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो उसका पतन निश्चित है। सिर्फ पैसा आया और स्पिरिचुअलिटी साथ में नहीं आई तो पैसा ले डूबेगा सर। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सर। स्पिरिचुअलिटी ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, भजन कीर्तन करो और मतलब वही एक जीवन है। तो इसको अपने काम के साथ में कैसे जोड़ें, बैलेंस बना के कैसे चलें? स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है आप एक भी दिन मंदिर नहीं जाओ चलेगा, एक भी भगवान की पूजा ना करो चलेगा। स्पिरिचुअलिटी का सबसे मतलब मैं इंसान हूं, मुझे जो मेरे लिए बर्ताव अच्छा लगता है वो मैं दूसरे के साथ कर दूं। अच्छा, जैसे अगर मैं आपके साथ आया हूं और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास आप आ रहे हैं और आप अगर लेट हो रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो जैसे आज मैं लेट हो रहा था तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ना कि आपको वेट करवा रहा हूं कि भाई मैं तो VIP हूं, सुरेंद्र सर मेरे लिए वेट करेंगे। व्हाई? दूसरी चीज, मैं अगर कहीं जाता हूं और कोई अपना ईगो मुझे दिखाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा सा पैसा आते ही लोग आज ईगो दिखा रहे हैं, अरे ये तो छोटा आदमी है, इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, ये इनको दूर रखो। क्यों? वो ईगो कहां से आ रहा है? वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो यहां पे बात है कॉन्शियस लिविंग की, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहती है आदमी गरीब या अमीर नहीं है, आदमी भगवान का अंश है। कहते हैं कि अगर आपको सच में भगवान को ढूंढना है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं देखो, उन लोगों में देखो जो दुखिया रहे हैं, उनकी सेवा कर दो। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर आपने 1 करोड़ कमाए तो आपका नहीं है वो पूरा पैसा, आपका उस 1 करोड़ कमाने में पूरी प्रकृति ने आपका साथ दिया। इस समय आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये माइक हमारा साथ दे रहा है, कैमरा साथ दे रहा है, इनको बनाने वाले लोगों ने साथ दिया। हम दोनों भोजन कर रहे हैं इतने सालों से तो किसानों ने हमारा साथ दिया, भोजन पकाने वालों ने, भोजन लाने वालों ने, बेचने वालों ने, डिलीवरी बॉयज ने, कपड़े बनाने वालों ने, मतलब पूरी प्रकृति ने आपका और मेरा साथ दिया है सर। तो अगर मैंने 1 करोड़ कमाया है तो 10 लाख मेरा नहीं है, उसको हमें परोपकार में लगाना चाहिए। बस ये बात जरूर है, लोगों को लगता है कहाँ दें भाई, किस मंदिर में दें, हमारा पैसा सही यूज होगा। तो आप खुद परोपकार करो, आप खुद ऐसा कुछ कर लो जो कि लोगों के काम आए। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं सर। एक तो आपने बताया स्पिरिचुअलिटी ये हो गया कि आप जो व्यवहार अपने से चाहते हैं वो व्यवहार दूसरों से करो। एब्सोल्युटली। दूसरा आपने बताया कि जो हम पैसा कमा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डोनेट करें, दें किसी को। और थोड़ा डीप में जाएं, और क्या है स्पिरिचुअलिटी मतलब? और है सर एनर्जी को समझना। ये समझना, अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई हिंदुस्तान में, एक प्लेन क्रैश हुआ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार इस दुनिया में नहीं रहे जी। अब इस इंसिडेंट को हम 4 चीज़ों से समझते हैं। पहली चीज़, एक व्यक्ति जो प्लान कर रहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, एक व्यक्ति जो प्लान कर रहा था मैं और बड़ा आदमी बनूंगा और शायद प्रधानमंत्री के कद के दावेदार भी हो सकते थे फ्यूचर में अगर और करते तो जी। वो आज सुबह निकले घर से, शाम को पहुंचे ही नहीं। पहली चीज। दूसरी घटना घटती है, उनकी डेथ होने के 3 दिन बाद, 2 दिन बाद उनकी बीवी शपथ ग्रहण समारोह में वो वापस उनकी सीट पे लिए शपथ ले लेती हैं। दुनिया फिर भागने लगती है, उनको बधाई के संदेश मिलने लगते हैं। एक व्यक्ति गया इस दुनिया से, दूसरा व्यक्ति तुरंत उनकी कुर्सी पे बैठ गया। उनके परिवार वाले हैं, मैं नहीं कहता कि उनको दुख नहीं है, सब दुख है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया कितनी तेजी से मूव करती है। मतलब आप मरे नहीं और आपको शमशान घाट ले जाना है भैया, आपकी बॉडी को यहाँ नहीं रखा जा सकता, घर में रखा ही नहीं जा सकता। अब आप बस फोटो तक हो लिमिटेड। तीसरी चीज, आपने 2 लाख करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली लेकिन आप लेके जा ही नहीं पाए साथ। आप उस संपत्ति को, और आपने बहुत सारे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे थे, मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं है, लेकिन लगे हुए थे और हर पॉलिटिशियन के ऊपर लगे हुए हैं, तभी वो इतने पावरफुल, पैसा होता है, सब कुछ होता है। चौथी चीज़, अजीत दादा की पर्सनालिटी ऐसी भी रही कि विवादों से घिरी हुई रही। कभी कोई कहता बहुत ईगो वाले हैं और कभी कोई कहता बहुत ज़्यादा परोपकारी हैं। अंत में साथ क्या गया सर? अंत में साथ कुछ नहीं गया। सो कहीं ना कहीं ये समझना
कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं 1 मिनट में चला जाएगा। तो जब 1 मिनट में चला जाएगा तो क्या है परमानेंट? जैसे आज अगर सुरेंद्र सर को मैं बोलूँ कि सर एक टैक्सी ले लो जो कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट तक छोड़ेगी, अब आप उस टैक्सी में बैठ जाओ और आप उस टैक्सी को छोड़ो ही ना कि नहीं ये तो मेरी ही टैक्सी है, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं इस सीट से उतरूंगा ही नहीं। टैक्सी वाला आपको जबरदस्ती उतार देगा कुछ भी करके, क्योंकि वो आपकी टैक्सी नहीं है। ऐसे ही ये बॉडी हमारी है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इस बॉडी का बहुत ध्यान रखो जब तक आप इसके साथ हैं, और अटैचमेंट को धीरे धीरे छोड़ते जाए। मैं पकड़ के बैठ गया ये कप मेरा है, ये घर मेरा है, ये अटैचमेंट को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या सच में छूटेगा अटैचमेंट? क्या अटैचमेंट होगा ही नहीं? विद प्रैक्टिस 3 चीज़ें हो सकती है। एक, अटैचमेंट कम हो सकता है। आप और मैं कोई संत नहीं है, बुद्धा नहीं है कि हम हर सारे अटैचमेंट को छोड़ दें, लेकिन हमारा दुख कम होना चाहिए हर नुकसान के साथ। अगर हम हर नुकसान में सहज होना सीख गए, जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, मैं बुद्धिस्ट मंक है मेरे टीचर, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले काफ़ी सालों से, और उन्होंने मुझे सिखाया जब भी कोई बुरा होना लाइफ में तो हाउ वंडरफुल बोलो। अच्छा, मैंने कहा क्यों सर? तो बोले कि जितना बुरा तुम्हारे साथ हुआ ना उससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। अब मेरे ये जहन में आ गया है, मैं कुछ भी बुरा होता है मैं कहता हूँ हाउ वंडरफुल। भले 1 मिनट बाद नहीं कह सकूं, लेकिन 10 मिनट बाद तो ज़रूर कह देता हूँ। मैं जा रहा था अजमेर से इंदौर, और उस दिन पता नहीं मुझे क्या जमी कि मैं अकेला ही चला रहा था गाड़ी, और बड़ी लंबी दूरी थी, तो मैं ऑडियो टेप वगैरह सुनता हुआ अकेले, मुझे ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा शाम को 7 बजे एक्सीडेंट हुआ सर। अच्छा। और ये घटना होगी कोई 30 मई 2024 की। 7 बजे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो गई, लेकिन एक्सीडेंट होते ही मेरे चेहरे से पहला शब्द निकला हाउ वंडरफुल, कि मैं सही सलामत हूँ, गाड़ी को ही हुआ जो हुआ। मैंने दूसरा देखा, लोगों को किसी को कोई चोट नहीं लगी, हाउ वंडरफुल। मैंने देखा इंदौर से बस 20 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब मुझे 1-2 घंटे में असिस्टेंस मिल जाएगा, हाउ वंडरफुल। मतलब बुरा हो सकता था, उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हो सकता था। कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, बचते ही नहीं है सर। तो ये बहुत ही प्यारी स्पिरिचुअलिटी है सर। ये है स्पिरिचुअलिटी कि मैं उस गाड़ी से मेरा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी इतनी महंगी गाड़ी जी, इसको ये हो गया वो हो गया, अब इससे रोना है तो रो लो 20-25 दिन। जिंदगी आपकी है, रोगे तो भी आप ही फंसोगे, हंसोगे तो भी आप ही जियोगे। अच्छा, तो ये तो सर आप जैसे जो कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गुरु हैं, मेंटर हैं, वो सब सिखाते हैं, फिर इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ गई? तो यही तो स्पिरिचुअलिटी है सर। सो किसने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं सिर्फ भगवान श्री राम की कहानी जानूं वही स्पिरिचुअलिटी है? किसने कहा कि मैं टीका लगाऊं तो ये स्पिरिचुअलिटी है? अभी मैंने मेरे हाथ में रुद्राक्ष पहन रखा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर आप भगवान शिव के भक्त हो इसलिए पहन रखा है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं गया था नेपाल सर, पशुपतिनाथ के मंदिर, तो वहाँ पे जब बाहर निकले तो एक शॉप पे हम रुके, और वो शॉप वाला मेरे प्रोग्राम अटेंड करता था। तो मैंने ऐसे ही घर वालों के लिए 3-4 मालाएं ली, तो उसने कहा सर ये 3 आपके लिए। मैंने इनको हाथ में डाला, और मेरे हाथ में कभी कोई घड़ी मैं पहन ही नहीं पाता हूँ, 2 दिन पहनता हूँ, मेरे को इरिटेशन होता है, मैं उतार के रख देता हूँ। कोई अंगूठी वगैरह कुछ नहीं, ये मेरे हाथ में टिक गया काफ़ी दिन से। अभी भी इसको कभी उतार देता हूँ, कभी पहन लेता हूँ। लोग कहते हैं कि ये आप किसी रिलीजियस रीजन से पहन रहे होंगे, मेरा ऐसा कोई रिलीजियस रीजन नहीं है। मैं कहूँगा सुरेंद्र वत्स सर मुझे कुछ देंगे जो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं पहन लूँगा, जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा मैं उतार दूंगा। इतना सहज हो जाना। आज देखिए सर डर का कारोबार कितना है। जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, माफ़ी चाहूँगा। जैसे आज वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत ज़्यादा इनके वीडियोज़ हैं। इनमें से जो जेन्युइन है उनके लिए मैं पूरा समर्थन देता हूं, लेकिन कई लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी सजेशन लोगों को दे रहे हैं, कैसा भी सजेशन। और फिर भोले भाले लोग कहते हैं, एक कल मैं किसी के सुंदरकांड कर रहा था तो उनके माइंड में किसी ने डाल दिया तुम्हारा तो ये प्लॉट ही बेकार है, इस प्लॉट में पनप ही नहीं सकती चीजें। मैंने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा पता है हजारों सालों से इस धरती पे इंसान रह रहा है, जानवर रह रहे हैं, और 1-1 इंच भूमि जो है ना वो शमशान घाट है। 1-1 इंच भूमि पे या तो कभी कोई इंसान या कोई ना कोई जानवर मरा हुआ है। तो इसका मतलब तो पूरी धरती वो अपवित्र हो गई। आप कह रहे हो कि ये इतना सा धरती का टुकड़ा अपवित्र है। मैं कह रहा हूँ अगले 20 दिन आप सुंदरकांड यहाँ रोज करो। मैं कहता हूँ अगर आपको यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स ना आए, चलिए सुंदरकांड नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा करो, वो नहीं कर सकते, गणेश मंत्र करो, वो नहीं कर सकते, तो सिर्फ इतना बोलो कि मेरा आज का जीवन, आने वाला जीवन मेरा जबरदस्त होगा। मैंने कहा अगले 21 दिन इसी का शब्द मंत्र बन जाते हैं सर। ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री हनुमतये नमः। सिर्फ इसी में पावर नहीं है, हनुमान चालीसा में पावर नहीं है। मैं रोज अगर उठ के बोलूं मैं जबरदस्त हूं और मेरे साथ आने वाला जीवन अच्छा ही होगा, तो ये शब्द भी मंत्र बन जाएंगे। और जब शब्द मंत्र बन जाते हैं तो उसी के हिसाब से आपकी सृष्टि की रचना होती है। जैसे आपने प्लॉट की बात की सर जी, अगर प्लॉट है
एक तो माइंडसेट ये हो गया, किसी ने बोला कि यार ये अपवित्र है, हाँ जी। किसी ने बोला कि नहीं यार कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ये सही है, तुम काम करो, अच्छा चलेगा। जी। आपने उसको बोल दिया, किसी तीसरे व्यक्ति ने बोला यार इस पे आप 21 बार सुंदरकांड का पाठ करो। तो क्या पाठ करने से कुछ फर्क पड़ेगा या ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है? सब कुछ साइकोलॉजी है सर। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। 21 दिन जब आदमी पवित्रता में रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह से जनरेट कर ले, मैंने कहा ना वो 21 दिन इसी चीज़ का पाठ कर ले कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं तो मेरे कमांडो ट्रेनिंग में बार बार बोलता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो लाइफ की किसी भी मुसीबत में ना एक ही ख्याल आता है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है? मुझे इसी प्लॉट में भगवान ने जगह क्यों दी है? शायद यहीं से मेरी डेस्टिनी निकलेगी, शायद यहीं से मेरी सफलता की चाबी होकर निकलेगी। तो ये साइकोलॉजिकल है सर। वास्तुशास्त्र भी साइकोलॉजिकल है। आपके सारे प्लॉट में मैंने सब कुछ वास्तु के लगा दिए, आपको कल से फीलिंग आएगा वास्तु हो गया जी, मेरा तो अब सब अच्छा होगा। आप शिरडी जाते हो, चाहे वैष्णो देवी जाते हो, चाहे खाटू श्याम जी जाते हो, घर से निकलते ही आपके मन में ये आती है पॉजिटिव भावना, अब मेरा सब अच्छा होगा, अब मैं खाटू दर्शन जा रहा हूँ। और फिर खाटू दर्शन में भी आप लाइन में लगते हो, आपको यही फीलिंग होती है, आने के 10-20 दिन बाद भी यही फीलिंग होती है। जब आप पॉजिटिव 21 दिन, 7 दिन, 15 दिन रहोगे तो उसका परिणाम आपको तुरंत दिखने को मिलेगा। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ, उसमें बताना उसमें क्या साइकोलॉजी है, क्या है, जी जी आप सर, बेटर जी, बता पाएंगे जी, क्योंकि आप इस विषय पे आप बहुत काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। लगभग 25 साल पहले की बात है सर, हम हरियाणा में रहते थे, जींद में। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। केबल टीवी का मेरा काम था, तो उसमें कोई कंपटीशन आ गया, दूसरा केबल ऑपरेटर आ गया, बड़े चैलेंजेस, इश्यूज और चीज़ें घर में भी अच्छी नहीं थी। तो मेरी मामी जी ने मेरी मिसेस को, सुदेश को बोला कि इनको है ना वो वहाँ उस मंदिर में पंडित है बहुत एकदम, तो वहाँ पे लेके जाओ जी। तो जैसे तैसे करके मेरे को मना के वो लेके गए। मेरा जाने का मन था नहीं, तो मामी जी भी साथ में, सुदेश भी साथ में। तो वो गए, पंडित जी ने बोला कि भाई हाथ दिखाओ, तो मैंने हाथ दिखा दिया, ऐसे कर दिया। तो उन्होंने बस मतलब हाथ देखते ही बोला कि ये तो भाग्य रेखा तो है ही नहीं, बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं हो सकता। तो इतनी वर्ड बोले थे सर, मेरे को मतलब इतना गुस्सा आया कि पूछो मत आप। और मैं उस गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाया उस प्रकार से। मैंने पंडित जी को, तो जो व्यक्ति थे उनको तो कुछ बोला नहीं, मैंने उस देश को बोला चलो खड़े हो, चलो यहाँ से। तो हम तुरंत आ गए जी। और आने के बाद में मतलब ऊपर वाले ने किया जो कुछ, मैं तो ये मेरा तो यही मानना है जी। लेकिन चीज़ें फिर बदली, धीरे धीरे बदली। तो एक तो सिचुएशन ये है जी। एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती थी, वो ये कि वो बोलते जी यहाँ पे तो ये बिल्कुल ख़राब है और इसका उपाय ये है कि आप ऐसा ऐसा करो और फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो फिर भी शायद चीज़ें अच्छी हो जाती। तो इसको मैं क्या मानूँ दोनों स्थितियों को? सर देखिए, यहाँ पे वो पंडित जी, ऐसा ही एक इंसिडेंट से बता देता हूँ। एक लेडी हमारे कम्युनिटी में है जो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिली और उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनको कहा आपका बच्चा के अंदर डेथ योग लिखा हुआ है। उनका बच्चा 2 साल का था सिर्फ। बोले ये मर जाएगा अगले कुछ सालों में, इसका डेथ का योग लिखा हुआ है। तो बोले उपाय क्या है जी? बोले आप हमारी ये पूरी हम जो करवा रहे हैं ये सारी चीज़ें करवा लो। अब वो लेडी, उन्होंने करवाया तो कुछ नहीं, लेकिन उनके मन में ये बात रह गई। तो एक दिन वो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम में रोते रोते वो बोल रही थी कि सर मेरे साथ तो ये डर बहुत बैठा हुआ है। मैंने कहा आपने खड़े होके एक थप्पड़ मारना चाहिए था। मैंने कहा आई एम सो सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा इंसान जो अपने फायदे के लिए आपके अंदर इतना बड़ा डर डाल दे कि भाई तुम्हारे तो भाग्य रेखा नहीं है, ये नहीं है। अगर हाथ ही नहीं होते किसी आदमी के, वो एक कहानी सुनिए ना सर कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो अगर उसकी उन पंडित जी की जगह मैं होता और मुझे अगर सच में हाथ देखना आता और मैं कहता कि भाग्य रेखा नहीं है, तो मैं आपको ये कहता आपका भाग्य आप खुद बनाने वाले हो। आपका भाग्य बनाने की सारी क्षमताएं आपके पास है और आपको 15 चीज़ें करनी है। मैं एक और पंडित के पास गया था सर, वो भी ऐसे हाथ देखते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हाथ देख के। वो जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं सब बहुत अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ और तुम और अच्छा करने के लिए ये 2-3 मंत्र वगैरह मैं दे रहा हूँ, पाठ वाठ कर लेना, पूजा पाठ करना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है।
सर सेम चीज़ों को पॉजिटिवली बताया जा सकता है ना, और वो कभी पैसे नहीं मांगते, वो कहते हैं आपकी मर्जी हो जो दिया है। आज ये जमाना ही ऐसा हो गया कि आपके पास एक विद्या है और आपको उसको मोनेटाइज ही करना है। ये कहाँ से आ रही है कंसेप्ट सर? कुछ चीज़ें सेवा के लिए भी हो सकती है सर। मैं सुंदरकांड करता हूँ, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन नहीं है सर। मैं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लेता हूँ, 28 दिन का प्रोग्राम लेता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम हम उसको करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, कई लोगों की हीलिंग होती है, कई लोगों की हेल्प होती है, हम पैसा नहीं लेते क्योंकि कुछ पार्ट मेरे प्रोफेशन का दुनिया की सेवा के लिए हो सकता है। लोग भले कितना ही कहें कि ये इनका फनल सिस्टम होगा, ये होगा, सुंदरकांड मेरा क्या फनल सिस्टम सर? मैं किसी के घर क्यों जाऊं और सुंदरकांड क्यों करूं? मेरे को करना है तो मैं मेरे घर पे ही कर सकता हूं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ ठीक है, किसी के घर पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है और हम उसमें थोड़ा सहायक बन सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। तो ये जो आपने बताया, उन पंडित जी ने आपको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और अगर आप इन्फ्लुएंस होते तो दूसरी चीज़ आपके पास आती, 1,25,000 मंत्रों का चांट करवाओ, और फिर उसका बिल बनता सर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी है, क्योंकि उसमें लगते 10 दिन का समय। या फिर आप कोई रुद्राक्ष लो, आप कोई और चीज़ खरीदो सर। ये एक वही है कि कोई आदमी अपना सामान कैसे बेचता है, कोई आदमी कैसे वो भी डरा के बेचने वाली बात है। ये सब डर का धंधा है सर, दूसरे उद्योगों में चल अगर मैं आपको बोलूँगा सब कुछ आपके तो सब अच्छा है, तो आप कहोगे ठीक है जी भूपेन जी बहुत बढ़िया है, आप चले जाओगे मेरी दक्षिणा 500 रुपये दे के अगर कोई मैं पंडित हूँ तो। चलो, एक तो सुंदरकांड का पार्ट आप डायरी में लिखो सर हमारे यहाँ। हाँ सर बिल्कुल, आपका तो ये स्टूडियो भी बड़ा प्यारा है, यहाँ पे एक अपने सारे दोस्तों को बुला के हम लोग करेंगे सर सुंदरकांड का पाठ। और उसके साथ मेरा बस उसका तरीका यही रहता है कि सर हम 5-10 मिनट चर्चा करें क्या है सुंदरकांड, क्यों करते हैं, फिर सुंदरकांड का हम ऑनलाइन लगा के कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा हमें वो नहीं करना, सरेंडर हो जाएंगे। और उसके बाद 1-1.5 घंटा हम लोग बैठ के सब सवाल जवाब और ऐसा ही है, और रिकॉर्डिंग कर लेंगे सर आराम से, लोगों के लिए भी बड़ा यूजफुल होगा। बिल्कुल करते हैं सर। तो व्यूअर्स आप बने रहिए चैट विद सुरेंद्र वत्स के साथ भी, और कोच BSR सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो बिल्कुल आपको इस प्रकार के सुंदरकांड भी मिलते रहेंगे। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ सर, हाँ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से बाहर आता हूँ। हाँ जी सर। लोग कहेंगे कि यार ये तो ये नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग से कहाँ पे पहुँच गए। एक प्रश्न ले रहा हूँ सर, ये बेला अली खान का है जी। मोटिवेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें? मोटिवेट तो हो जा रहे हैं लोग रील देख के भी, इम्प्लीमेंट कैसे करें? सर मैं बहुत डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार लेता हूँ। 2 दिन पहले मैं रायपुर में था, और वहाँ पे भी स्टेज से मैंने यही बात की। मैंने कहा देखिए डायरेक्ट सेलिंग के 90% सेमिनार में बहुत हल्ला होगा, बहुत जोश होगा, बहुत एनर्जी होगी, बहुत पावर होगा, और ऐसा लगता है कि अब बस यहाँ से जाने के बाद तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और 3 दिन बाद रिकॉर्ड नहीं टूटते। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ आपको चीज़ें शुरू करने में हेल्प कर सकता है, सस्टेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन ही चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम कैसे बना सकते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा सर मेरा इस साल का गोल है मुझे 6 पैक्स बनाना है, और आपने ये वीडियो पे कहा तो ये पब्लिक डिक्लेरेशन हो गया। ऐसे ही मैं एक दिन सोनू सूद सर के साथ बैठा हुआ था, और मैंने कहा मैं शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा। अब मैं 1.5-2 साल हो गए शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता। वाह, अब ये मेरा सिस्टम हो गया ना सर, कि मैंने पूरी दुनिया को कह दिया अब मेरी कुछ क्रेडिबिलिटी है, मेरी जुबान की कुछ वैल्यू है, उस जुबान की वैल्यू में मैं वो कर जाता हूँ। तो ये एक सिस्टम हो गया सर। इससे कितनी चीज़ें, देखिए मैं शाम को 6 बजे के बाद पानी पूरी खाता था, भेल पूरी खाता था, बहुत सारी चीज़ें खाता था, मतलब जितने भी स्नैक्स आइटम होते थे ना वो जनरली शाम को 5-6 बजे के बाद ही होते थे। अब अगर मैं 4 बजे भी खाना चाहूँ ना तो नहीं खा पाता, क्योंकि मेरा वो डिनर के आसपास का टाइम है, उस समय मैं खा लूँगा तो मुझे भूख नहीं लगेगी, फिर रात को बहुत भूख लगेगी। तो मैं 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे जो भी खाऊंगा अच्छा फुल मील लूँगा, तो मेरा सारा जंक फूड खत्म हो गया। 10 किलो मेरा वेट कम हो गया, मेरी एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, मेरे चेहरे पे थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में, पहले मैं बड़ा मोटा सा हो गया था सर, मतलब 100 किलो के आसपास, पेट बहुत बाहर आने लग गया था, बड़ा अच्छा नहीं लगता था, ब्लोटिंग सा फील होता था, क्योंकि 5-6 बजे जहाँ पे भी जा रहे हो स्नैक्स मिलता था, चाय कॉफ़ी बिस्किट्स, और रात को आप डिनर कर रहे हो कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, फिर फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, बस में हो। तो सिस्टम वर्क्स हो, हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा सिस्टम मैंने बनाया है कि मेरे पास आजकल, पहले मेरे पास बहुत सारी किताबें आ जाती थी, मैं उनको उठाता था, शेल्फ में रख देता था, फिर कई बार देखता था अरे यार ये आई है लेकिन पढ़ी नहीं है। अब मेरा एक तरीका है, किताब अगर आ गई ना वो मेरी टेबल पे ही पड़ी रहेगी, चाहे गंदी दिखे टेबल, चाहे कुछ भी दिखे, जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं होगी ना वो शेल्फ में नहीं जाएगी। कुछ किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगता है हाँ इसको मेरे को पूरा नहीं पढ़ना तो बात अलग है, लेकिन जब तक मैं उस किताब को पूरा ग्लांस ना कर लूँ, मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि अब ये शेल्फ में जानी चाहिए, तब तक वो नहीं जाएगी। तब तक भले घर वाले कितना भी चिल्लाएं, बिखेरा हुआ है रखते हुए। अब ये एक छोटे से सिस्टम से ये हुआ
कि जितनी भी किताबें आने लगी ना वो शेल्फ में जाने लगी, लेकिन बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ कि हाँ मैंने पढ़ी है और उससे कुछ ना कुछ मोती निकल जाए। अब ऐसे छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं। मैं सुबह कभी जल्दी नहीं उठता था सर, तो मैंने एक दिन कहा क्या किया जाए, मैंने पूरी दुनिया को कह दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें ना फ्री में 3 महीने की एक ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन कंडीशन एक है, सुबह 5 बजे से 6:30 बजे जुड़ना पड़ेगा। तो लोग तैयार हो गए, 45 लोग पहले बैच के लिए तैयार हुए। वो मेरे सारे VIP मेंबर्स थे, तो उनसे मेरे को पैसा लेना नहीं था, मेरे को जल्दी उठना था। ये 2019 में हुआ था सर। 3 महीने हम सब जल्दी उठे और 5 बजे के पहले 4:45 हम उठ के कनेक्ट हो जाते थे जूम पे। 6:30 बजे तक हम मेडिटेशन, क्योंकि मैंने ये सीखा था कि हम सब मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन 90% लोग क्या कहते हैं शाम को करूँगा। शाम आपके हाथ में है ही नहीं, कभी ट्रैफिक खा जाएगा, कभी TV खा जाएगा, कभी कोई रील्स, कभी कोई दोस्त, कभी परिवार, कभी हेल्थ, कभी कुछ और। दिन भर का काम सुबह सुबह आपका है। सुबह ना आपको कोई फ़ोन करेगा, ना मैसेज करेगा, ना कुछ और करेगा, ना डिस्टर्ब करेगा, ना घर पे आएगा। तो सुबह इतनी शांति है, सुबह का टाइम आपका है। तो मैंने ये देखा 10,000 सालों में हर आदमी सुबह उठता था, तो मुझे भी उठना चाहिए। तो क्यों ना उठूँ, कैसे उठूँ? तो मैंने एक सिस्टम बना दिया कि लोगों को बुला लेते हैं, वो आए ना आए, मुझे तो आना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अनाउंस कर दिया। तो मोटिवेशन एक स्टार्टिंग है, सिस्टम और डिसिप्लिन, दैट इज द अल्टीमेट। एब्सोल्युटली सर। ठीक है सर, लास्ट प्रश्न लेता हूँ सर, और ये प्रश्न है वसीम अली का जी। ये सर तो MLM को लेकर कितनी ही बार अपनी ट्रेनिंग में नेगेटिव बोल चुके हैं? पहले तो माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है और जिनको हर्ट हुआ है इसके लिए। मैं सर MLM के लिए कभी भी गलत नहीं बोलता। मैं इनफैक्ट हर आदमी को सलाह देता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इनिशियल सालों में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 साल आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर वो नहीं कर सकते तो आप कॉल सेंटर ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि ये 2 जगह ऐसी है जहाँ आपको बोलने की सबसे अच्छी ट्रेनिंग मिलती है सर। ये 2 जगह ऐसी है जहाँ आपको टीम बिल्डिंग, बोलना, लोगों से मिलना, लोगों से, हर तरह के लोगों से बात करना, बिना शर्म के कैसे बात करना है, लड़कियों से, लड़कों से। तो पहले तो सभी लोग सुन लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ मस्ट फॉर मी एंड यू। मैं आपको कहना चाहूँगा 2008 में भी मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा था और वहाँ मैंने 6 महीने काम किया था और उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था, मुझे काफ़ी स्टेज भी मिले वहाँ से, एंड शायद उन्हीं से मैं ट्रेनर भी बना। दूसरा 2023 में भी मैंने करीब 6 महीने के लिए एक बार फिर से ट्राई किया था। मैंने कहा सुरेंद्र सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट। तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट 4 चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ। एक तो जिस तरह से कई लोग बिना एजुकेशन के इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तीसरी चीज़ ओवर प्रॉमिस, ओवर कमिटमेंट। एंड चौथी चीज़, एक बार आदमी जुड़ जाए उसके बाद उसको भूल जाना कई बार, या उसके ऊपर काम नहीं कर पाना। 90% पीपल आर अनट्रेन्ड इन दिस इंडस्ट्री। जब वो उनके ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा नहीं करते और वो कहते हैं हम तो टीम जोड़ देंगे, वो टीम जोड़ देते हैं। अब वो हर बार उनका एक ही कंप्लेन रहता है, सर टीम टिकती नहीं है, टीम टिकती नहीं है। अरे बिकॉज योर लीडरशिप क्वालिटी इज नॉट ग्रेट, उसको बढ़ाइए। लोग मेरे ग्रुप्स में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, कई हमारे ग्रुप्स के अननोन लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, अप्रोच करेंगे, और कई लेडीज़ वगैरह बड़ी परेशान होकर हमें बताती हैं सर हमको ये अप्रोच कर रहा है। उससे आपकी इमेज डाउन हो रही है, आपकी कंपनी की इमेज डाउन हो रही है, हमारी इमेज डाउन हो रही है। ये तरीके के मैं बहुत खिलाफ हूँ। आप ट्रेंड होइए, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेविटेट कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ सर, मुझे क्या आता है, मैंने एक ऐड किया, मेरे पास 1000 लोग आ गए, उनको मैंने इस तरह से ट्रेनिंग दी कि उनको बड़ा अच्छा लगा। पूरा ट्रेनिंग देने के बाद जब वो आपको जान जाए तब आप उनको बोलिए कि देखिए हम बिजनेस करना भी सिखाते हैं। अगर आप में से कोई भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, पहले आपने पैसे के 50 सिद्धांत बता दिए, आदमी ने सुना, उसको बड़ा अच्छा लगा, आपसे जुड़ गया वो, उसके बाद वो आपसे करे। तो वैल्यू ऐड कीजिए ताकि लोग आपकी तरफ आए, ना कि आपको एक एक आदमी को जोड़ने के लिए भागना पड़े। अब 90% लोग ये भी करते हैं सर, मेरे परिवार के इस सदस्य को मैं बोलूँ, उसको दोस्त को बोलूँ। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि घर परिवार के सदस्यों को सबसे लास्ट में जोड़ो। उनको तो तब तक नहीं जोड़ना है जब तक वो खुद ना कहें यार तू इतना पैसा कमा रहा है, क्या हो गया। पैसा कमा रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी हो गई, तेरी इतना सब कुछ तेरे अंदर कैसे इतना बदलाव आ गया, मुझे भी बता। जब वो ये बोले तब मुझे उनको जोड़ना है, नहीं तो जोड़ना ही नहीं है। नहीं तो वो सर पे बैठेंगे, अरे इसने मेरे को फंसा दिया, इसने उल्लू बना दिया। बल्कि उनको तो कहना है यार कल को मैं तेरे को जोड़ दूंगा, तू कहेगा कि तेरे पैसे ले लिए। भाई तू पहले पूरा समझ, 6 महीने चल मेरे साथ, फिर उसके बाद तेरे को तसल्ली हो जाए, तू जुड़, तेरी जिम्मेदारी तेरी है। तो कभी ना कंपनी बदनाम होगी सर, ना कभी सिस्टम बदनाम होगा, ना आपकी वैल्यू कभी डाउन होगी। तो मैं कहता हूँ आप अपनी वैल्यू को उठाएं एंड अपनी कंपनी की वैल्यू को उठाएं, क्योंकि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ, विदेश जाता हूँ, तो मैं भारत का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर मेरी पर्सनैलिटी बेकार है ना, तो भारत की बदनामी है।
ट्रू ट्रू तो दैट्स व्हाट आई मीन। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा आपने बातचीत की। और मैं भी अक्सर बोलता हूँ सर कि हमारे यहाँ पे ना जोश तो बहुत है, थोड़ा होश की कमी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं सर उसके अनुसार कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में किसी को जोड़ने के नाम पे पैसे नहीं ले सकती, ज्वाइनिंग फ्री है। और जहाँ फ्री के लोग आते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा सिखाना करवाना उतना मुश्किल भी रहता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच, आपने इसको एड्रेस किया। और ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं सर इसमें, बहुत सारे आप इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं। जी भूपेंद्र सर, आप मैं तो कहूँगा सर ये वाला वीडियो का क्लिपिंग सबको भेजो डायरेक्ट सेलिंग में। मैं तो सबको मेरी टीम में हर किसी को कहता हूँ कि भाई 1 साल काम कर लो, उसके बाद तुम्हारा डिसीजन है कि तुम उस कंपनी को पकड़ो या ना पकड़ो। हमारे यहाँ सर जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा आए तो उन्होंने बहुत हाईलाइट किया इस चीज़ को कि मेरी दिल इच्छा है कि मेरी जो संतान होगी जी मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग जरूर करवाऊंगा 1-2 साल। और अभी लास्ट मंथ हमारे साथ में डॉक्टर जितेन आडिया थे। अच्छा। तो उन्होंने भी ये बोला कि मेरी रिकमेंडेशन है सबको कि आप डायरेक्ट सेलिंग जरूर करो, थोड़े बहुत टाइम के लिए करो, उसके बाद बेसिक कुछ कर लेना, इतनी कुछ लर्निंग आपको मिलती है। हाउ वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। लास्ट में कोई फाइनल संदेश आपका व्यूअर्स के लिए? मेरा फाइनल संदेश तो यही है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मेरे टीचर हमेशा कहते हैं सर, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसो खेलो ध्यान धरो, लोड मत लो कि उसके पास इतना पैसा उसके पास इतना। आप हैप्पीली सक्सेस को अचीव करो, हैप्पीनेस के लिए सक्सेसफुल मत बनो। क्योंकि सक्सेसफुल अगर आप हैप्पीनेस के लिए बने तो पूरे प्रोसेस में आप नाखुश रहोगे। हैप्पीली आप आगे बढ़ते रहो एंड हंसो खेलो, ध्यान करो। ध्यान करो मतलब अपना काम इस तरह से करो जैसे काम ही पूजा है। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर आज का समय देने के लिए, और सुंदरकांड के एक पार्ट के लिए आपने सर करते हैं, बड़ा मजा आएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे भूपेंद्र सिंह राठौर, एक नई जर्नी में हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और एक बड़े मिशन पे हैं। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएंगी। हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सारे के सारे स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ भी आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।